नेपाल इस वक्त जल रहा है और सवाल यह है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है और ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जेनजी छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन के पीछे आखिर कौन है, शक की सुई आखिर किस पर जा रही है। एक साथ इतना बड़ा हुजूम उमड़ता है, कोई लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, कई लोग जख्मी तक हो चुके हैं, सब कुछ बदल जाता है। क्या ये पल भर में बदला है? क्या वाकई ऐसा है या फिर पहले से ही कुछ ऐसा चल रहा था जो बस एक चिंगारी के चलते अब आग के तांडव की तरह दिखाई देने लगा। शक की सुई जिस रैपर के पीछे जा रही है, जिस मेयर के पीछे जा रही है, वो अब आपको बताएंगे। प्रदर्शन के पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कहीं यही रैपर तो नहीं है जिसका जिक्र आगे वीडियो में होने वाला है। देखिए, सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल हिंसा की आग में धधकता नजर आया। जेनजी छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के चलते नेपाल के कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ बगावत कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र नेपाल की संसद तक जा पहुंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से ताला लग गया, जिस तरह से बैन लग गया, उसके खिलाफ छात्रों की, युवाओं की बगावत ऐसे देखने को मिली कि आज नेपाल की तस्वीर ही बदल गई। शक की सुई काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर और रैपर बालेन शाह पर जा टिकी है, और ये इसलिए क्योंकि खुद उन्होंने इस प्रदर्शन का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी। मेयर ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, नेता या कार्यकर्ता को इस विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल अपने हितों के लिए नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रदर्शन 28 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए है, इसलिए जेनजी के चलते वो भी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। बालेन शाह की देखिए उम्र 35 से 36 साल है और साथ ही बालेन शाह काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर हैं। काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी फेमस हैं, समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है। साथ ही वो एक नेपाली रैपर भी हैं। उन्होंने साल 2022 में नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यानी कि यूएमएल के उम्मीदवारों को हराकर मेयर का चुनाव यहाँ पर जीता था। वो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के 15वें मेयर हैं। टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 में टॉप 100 की लिस्ट में भी रखा था, खूब सुर्खियों में आए। 27 अप्रैल 1990 जब काठमांडू के नरदेवी में उनका जन्म हुआ। बालेन शाह का सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के, ये भी बता दें कि किस तरह से इंडियन यानी कि जो फिल्म है, इंडियन जो बॉलीवुड से जुड़ी फिल्में हैं, उनका भी विरोध किया था। उसकी वजह से भी वो काफ़ी सुर्खियों में रहे। हालांकि म्यूज़िक में कहा जाता है कि उनकी गहरी दिलचस्पी है और एक संगीत निर्माता के तौर पर भी वो सुर्खियां बटोर चुके हैं और अपना काम सामने रख चुके हैं। लेकिन इस बीच बालेन शाह को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वही मास्टरमाइंड है? बालेन शाह का प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ आखिर क्या कुछ ताल्लुकात रहा, ये भी बताते हैं। दरअसल जो भी नेपाल की सियासत को समझेगा वो ये समझ जाएगा कि टकराव हमेशा से देखने को मिला है और ये टकराव इस कदर बढ़ गया कि नेपाल में हिंसा का रूप तक अख्तियार कर चुका है। बालेन सीधे तौर पर प्रदर्शन में शामिल नहीं है, ये भी आपको बता दें, लेकिन जो शक की सुई या जो मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है, इन्हीं वजहों से देखा जा रहा है। केपी ओली के साथ उनका 36 का आंकड़ा, इसके अलावा युवाओं को लेकर, जो जेनजी को लेकर प्रदर्शन के तौर पर उनकी तरफ से कहा गया, ये सबसे बड़ी बात। और कहा भी जा रहा है कि बवाल के पीछे हो सकता है कि पूरा हाथ भी उन्हीं का हो, क्योंकि वो खुद इस प्रदर्शन को सपोर्ट करने की बात कह चुके हैं। बालेन शाह से पहले भी कई मुद्दों पर ओली सरकार को जमकर घेर चुके हैं। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के 3500 से ज्यादा कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन न मिलने को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई थी। इसे लेकर भी खूब वो अपना प्रदर्शन सामने ला चुके हैं, अपनी बयानबाजी सामने ला चुके हैं। और पिछले साल का जिक्र करें तो बालेन शाह ने ओली सरकार को चेतावनी भी दी थी। कहा था कि मुझे नहीं पता कि कौन विरोध करेगा, अगर हमारे कर्मचारियों को अगले हफ्ते के अंदर वेतन नहीं मिला तो मैं उन सबको टुकड़ों में दफना दूंगा। हम आपके सिस्टम के बाद में निपट लेंगे आपके सिस्टम से, ये कहा गया था बाकायदा। कई मुद्दों पर देखिए दोनों के बीच बढ़ते तनाव के बाद आखिरकार
अब जो प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन तब जो प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और बालेन्द्र शाह को एक लापरवाह लड़का बताया था केपी ओली के जरिए। अब देखिए, युवाओं के आंदोलन की ये 7 प्रमुख वजह भी यहाँ पर जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ बालेन्द्र शाह को मास्टरमाइंड कहने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि एक बड़ी तस्वीर आई हो और उन्हें लगा हो कि ये सही मौका है जहां पर अब सभी को इकट्ठा करके नेपाल की सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन कुछ खास वजह जो रही, उन वजहों को आप जान लीजिए। नेपोटिज्म, जी हाँ, एक ऐसा मुद्दा जो लगातार परेशान नेपाल के जेनजी को कर रहा था। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ने यहाँ पहले से ही नेपाल की जनता को निराश कर दिया था। पढ़ाई के लिए बाहर जाना, नौकरी के लिए बाहर जाना, व्यापार के लिए बाहर की ज़मीन तलाश करना, इससे नेपाली जनता त्रस्त हो चुकी थी। वो कह रही थी कि हमारी ज़मीन पर हमारे लिए अवसर पैदा किए जाएं। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म और चहेतों की जो कुर्सी पर बैठाने का जो प्रक्रिया है, जो लगातार जारी रहा है, और ख़ुद के बच्चे विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं, शानो शौकत की ज़िंदगियां जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर दरअसल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो पीढ़ियां हैं, वो मज़े में विदेशी ज़मीन पर ऐश काट रही है। ये एक बहुत बड़ी वजह रही। इसलिए जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ और नेपो किड्स के वो तस्वीरें, उनका जो लाइफस्टाइल सामने आया, उसके बाद तो मानो आग ही लग गई। और ये आग सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया अब देख रही है। सोशल मीडिया पर बैन, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सीधे तौर पर यहाँ के युवाओं ने कहा कि उनकी आवाज़ दबा दी गई जानबूझकर। ये किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि जो पिछले काफ़ी वक्त से सरकार के खिलाफ, मौजूदा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ जो बातें यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, युवाओं के जरिए कही जा रही थी, उसे दबाने की कोशिश, ये उनके जरिए कहा गया। और ये भी कहा कि कई युवा जो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कम से कम अपनी कमाई कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उन्हें भी गुस्सा आया। एक तो आप रोज़गार के अवसर नहीं दे रहे हैं, दूसरा जो रोज़गार का अवसर है उसे आप यहाँ पर रद्द कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 3 बड़े घोटाले भी बहुत अहम वजह रहे। 4 साल में 3 बड़े घोटाले सामने आए। 2021 में 54,600 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला, गिरी बंधु भूमि, ये वो स्वैप घोटाला निकला जिसने तहलका मचा दिया कि एक तो जनता को कुछ नहीं मिल रहा, ऊपर से इतने बड़े घोटाले। वहीं साल 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का ये कोऑपरेटिव घोटाला। इसमें युवाओं में सरकार के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जो इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। सियासी तौर पर अस्थिरता। साल 2008 के बाद तो 14 बार सरकारें बनी और एक भी सरकार यहाँ पर टिकी नहीं, किसी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये गुस्सा जनता में देखने को मिल रहा था, युवाओं में देखने को मिल रहा था। 5 साल में 3 सरकारें आई। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउबा पीएम बने, दिसंबर 2022 में प्रचंड पीएम बने, जुलाई 2024 से ओली आ गए, लेकिन कोई भी सरकार अपने कार्यकाल को पूरा ही नहीं कर पा रही थी। युवा कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार अस्थिर यूं ही होगी तो नीतियां कैसे हमारे पक्ष में होगी। और इसके अलावा बेरोजगारी जो अपने चरम पर पहुंच गई थी, महंगाई जिससे नेपाल की जनता त्राहिमाम कर रही थी, आर्थिक असमानता जिसने हर किसी की कमर तोड़कर रख दी थी, ये भी इसके पीछे की वजह बताई गई। और ये भी बताया गया कि साल 2019 में 10.39% जो पूरी ये दर थी, महंगाई दर थी, किस तरह से अभी 10.71% हो गई और ये दर बढ़ती चली गई। यानी कि महंगाई दर 2019 से 4.6% थी, जो अब 5.2 हो गई। आर्थिक असमानता जनता पर हावी हो रही थी। आंकड़ों के जरिए समझेंगे, प्रतिशत के जरिए, तो 20% लोगों के पास 56% संपत्ति, ये अपने आप में लोगों को बेचैन कर चुकी थी। उनकी दबी हुई आग को, दबी हुई आवाज़ को बाहर लाने के लिए मानो बस एक मौका चाहिए था। विदेशी दबाव को भी आप समझ लीजिए। ओली सत्ता में आए तो फिर चीन की तरफ झुकाव बढ़ गया। पहले सरकारों ने कई फैसले अमेरिकी प्रभाव में लिए थे,
सोशल मीडिया बैन होता है और सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता है। युवाओं को लगता है कि बड़े देशों के दबाव में नेपाल बस एक मोहरा बनकर रह गया है और अब वो इस मोहरे का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकते हैं, नहीं बन सकते वो किसी का मोहरा। और यही गुस्सा सड़कों में नजर आया, फिर आगजनी में नजर आया। 8 सितंबर की रात से जो कुछ हुआ, 9 सितंबर तो हर किसी का दिल दहल गया। इसके अलावा भारत से बढ़ती दूरी, ओली पीएम बने तो आपको बता दें कि लिपुलेख दर्रे को नेपाल के नक्शे में दिखाया गया, चीन से नजदीकी बढ़ाई गई, दोनों देशों के ताल्लुकात तनावपूर्ण हुए तो नेपाल पर आर्थिक दबाव पड़ा। इससे भी युवाओं की बेचैनी अपने 7वें आसमान पर पहुंच गई। और देखिए, जो आंदोलन की तस्वीरें यहां सामने आई उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। वहीं नेपाल में आंदोलनकारी सोशल मीडिया के जरिए बालेन शाह को अगला पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी वो काठमांडू में मेयर हैं। भारत सरकार ने देखिए नागरिकों को फिलहाल नेपाल ना जाने की सलाह दी है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों की वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को नेपाल जाने से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक हालात सामान्य ना हो जाए, नेपाल जाने से बचें। जो भारतीय नागरिक अभी नेपाल में हैं, उन्हें अपने मौजूदा ठिकानों पर ही रहना चाहिए, सड़कों पर ना निकले, पूरी सावधानी बरते। अभी फिलहाल नेपाल की कमान आर्मी के हाथों पर है, लेकिन जो नुकसान नेपाल को झेलना पड़ रहा है उसके चलते अब आर्मी कह रही है कि आप काबू कर लीजिए, आप अपने प्रदर्शन की आग को मत भड़कने दीजिए।